पूरी बिरादरी, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बिरादरी है, ये हमारे साथ है, हमको अकेला मत समझिए। इसलिए आप हमेशा गौर करिए, कुछ भी इंडिया के अंदर होता है, छोटी मोटी चीज़ भी होती है, फौरी जाकर ये जो है अरब हैंडल्स को टैग करना शुरू कर देंगे, कतरी हैंडल को, सऊदी हैंडल को, इमराती हैंडल्स को। मदरसा खाली करवाने के लिए मदरसे की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं लोग, आप उनके लिए सिंपैथी जता रहे हो। हैदराबाद के एक लड़के से मैं बात कर रहा था, वो बोल रहा है कि फ़लस्तीन में हमने इजराइलियों से जंग की, तब जाके थोड़ा सा कंट्रोल है। अरे भाई, तुम जिंदगी में फ़लस्तीन गए नहीं, और ये हम कौन है? तो कहते हम मुसलमानों ने। अरे तुम यहाँ बैठे हो, चाय टपरी पे बैठ के ये बातें कर रहे हो, और तुम फ़लस्तीन के डिस्कशन में लगे हुए। साइलेंट मेजॉरिटी आप ऐसे बैठे रहोगे तो 9/11 में जो अटैकर्स थे कितने थे? 19, जिसकी वजह से 2 कंट्रीज तबाह हुए, अफगानिस्तान और इराक। आप चुप रहोगे तो फिर वो चंद लोग रहेंगे, कुछ भी बोलो तो आप बोलेंगे कि नहीं चंद लोग हैं करने वाले, चंद लोग हैं। अरे तो आप मुझे बताइए, कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पे आवाज़ उठाई और डिपोर्ट हो के आए हैं? कितने ऐसे मुसलमान हैं आप बताइए जो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन के साथ जो भेदभाव होता है उसके ऊपर बात की हो और फिर उन्होंने जो है चैलेंजेस फेस किए हों? नहीं। ईरान ने जो सीरिया के अंदर किया, जो यमन के अंदर किया, जो इराक के अंदर किया, उसके ऊपर आपका कभी कंडेमनेशन नहीं आता। तो हमारा जो मेयार है वो प्रिंसिपल्ड ही नहीं है। बर्मावी और एक पाकिस्तानी दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, और मैं बस अपने पढ़ाई कर रहा था और सुन रहा था कि क्या बात चल रही है। तो दोनों बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई हवाला का काम इंडिया में कैसे करना है, नेपाल के थ्रू करना है कि कहाँ से करना है, आधी असली नोट लगाएंगे, आधी नकली नोट लगाएंगे। ये सब चीज़ें हैं, ये रियलिटीज़ हैं। जैसे एक लड़का था, वो बताता था कि उसका जो हैंडलर था वो पाकिस्तानी था, तो वो दोपहर के टाइम फ़ोन करता था, बोलता था कि अकबर भाई फलां जगह ले जाकर ड्रग सप्लाई करना है, और ज़ोहर की नमाज़ हो गई आपकी? नहीं हुई। तो एक काम करो, पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, फिर मैं लोकेशन भेजता हूँ, फिर ले जाकर ड्रग देना है। पाकिस्तान में इतना वोलेटाइल है कि कोई सेफ़ फील नहीं करता। कोई पैसे वाला बनने से पहले डरता है कि भाई मैं पैसा जमा करूँ, सीधा ऑस्ट्रेलिया लंदन निकल जाऊँ, यहाँ पे मैं सेफ़ नहीं हूँ। मगर एक कम्युनिटी ऐसी है जो हर हाल में सेफ़ है। वो वीगो में भी फिरती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लैंड क्रूज़र में। वो कम्युनिटी है मौलवी कम्युनिटी। इनके ऊपर आप हाथ डाल के बताइए, ये इम्पॉसिबल है वहाँ पे। सर एडवर्ड करके एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, खुद ज्यू थे। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ठहर के ऑब्जेक्शन किया था अगेंस्ट दिस क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल। तो इसराइल के अगेंस्ट उन्होंने बोला था, खुद ज्यू रह के। और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो ये दिया था कि इंडिया के मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। मतलब ब्रिटिश जो थे वो भी अपीस करते थे, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई, वो भी अपीस करती थी। जय दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई क्योंकि NRIs हैं जो विदेशों से देख रहे हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपके ही सपोर्ट चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं ज़हक तनवीर भाई। ज़हक भाई कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक है भाई, आपकी मोहब्बत में हम दिल्ली आ गए आपसे मिलने के लिए। तो ये बताएं कि आज हम डिस्कशन करते हैं बिल्कुल कैजुअल जी, और कुछ ना कोर इश्यूज पे बात करते हैं। एक तो इंडिया में, जो इंडिया क्या पूरे साउथ एशिया में ही ये प्रॉब्लम है कि यहाँ का मुसलमान, क्योंकि आप अरब वर्ल्ड में भी रहे हैं, आपने बहुत लंबा समय वहाँ पे गुजारा है, अरबों से आपकी दोस्ती भी रही है, आप जो अरब पावर सर्कल्स हैं आप वहाँ पे भी आप जाते आते रहे हैं, और जो रूलर्स हैं वहाँ पे उनके साथ भी आपके अच्छे रिश्ते हैं। अरब मुसलमानों में और जो इंडिया, ये बड़े सगीर में, ये साउथ एशिया में जो मुसलमान हैं, इनमें जो एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कि यहाँ का मुसलमान जो है ना, साउथ एशिया का बड़ा एजिटेटिव मुसलमान है। इसको हर बात पे शिकायत है, हर किसी से शिकायत है। ये एक कम्युनिटी ने मुल्क के लिए क्या किया है ये कोई नहीं बोलने को तैयार। इंडिया में भी और हर बाकी जगह पे भी बोल रहा हूँ कि हमने मुल्क के लिए क्या किया, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। रियासत हमारे लिए क्या कर रही है, हुकूमत हमारे साथ हमारे लिए क्या कर रही है, वो हमको क्या दे रही है। सबसे ज़्यादा पैम्पर्ड कम्युनिटी भी है और उसके बाद सबसे ज़्यादा कंप्लेनिंग कम्युनिटी भी है। तो ये माइंडसेट, और जो अरब वर्ल्ड में है, क्या वहाँ पे भी मुसलमान इसी तरीके से है? देखिए, अरब वर्ल्ड को अगर आप देखेंगे तो ये नेशन स्टेट्स जो बने हैं ये तो हाल में बने हैं। मतलब World War II के बाद ही तो नेशन स्टेट्स बने हैं, उससे पहले तो एम्पायर हुआ करता था। तो अरबों को इस चीज़ की अहमियत है कि भाई हमारे जो पहले मतलब कॉलोनाइजेशन था, टर्की का कॉलोनाइजेशन था, इस तरह से अलग अलग फोर्सेस ने उनको कॉलोनाइज किया था, तो तब उनको ये फील हुआ कि नहीं, हमारा जो नेशन स्टेट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अभी जो पिछले साल भी मेरे साथ जो हादसा हुआ था, आप भी जानते हैं, आपने काफ़ी उसमें हेल्प भी की थी। तो उसमें जब मुझे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था तो उन्होंने बोला कि भाई आपने पाकिस्तान के ऊपर क्यों बोला। तो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे हरमैन शरीफैन है, एज ए मुस्लिम मैं मोहब्बत में, हरमैन की मोहब्बत में बोला, और चूँकि सऊदी अरब में हरमैन वगैरह। उन्होंने बोला नहीं,
आप इंडियन हो, यानी उनका फंडा क्लियर है कि आप इंडियन फर्स्ट हो, फिर आपकी जो रिलीजन है वो आपका पर्सनल मैटर है, ठीक है। तो अरबों का मैटर एकदम क्लियर है, उनके पास नेशनलिज्म की अहमियत है, और चूंकि वो नेशन स्टेट्स अभी अभी बने। अब सवाल ये है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं, ये स्पेशली अजमी मुसलमान समझिए। अभी एक मैं ट्वीट देख रहा था, उसमें एक अरबी ने पोस्ट किया है कि ये अजमी मुसलमानों को टर्की से क्या इतना ऑब्सेशन है समझ नहीं आता, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ हमने देखा है, फिनोमेना, स्पेशली द सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया पाकिस्तान का है, इसके अंदर टर्की को लेके, कभी ईरान को लेके, कभी किसी को लेके, कभी किसी को लेके एक अजीब सा ऑब्सेशन बना हुआ है। इसके पीछे मैं समझता हूँ 2-3 साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। एक साइकोलॉजिकल रीज़न तो ये है कि माइनॉरिटी है मुस्लिम इंडिया के अंदर। माइनॉरिटी तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, तो 25 करोड़ 30 करोड़ कहाँ की माइनॉरिटी कही जाएगी। तो माइनॉरिटी है, तो इनको लगता है कि भाई आप हमको अकेला मत समझिए, हमारी बिरादरी हमारे साथ है, ये जो पूरी बिरादरी है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हमारी बिरादरी है, ये हमारे साथ है, हमको अकेला मत समझिए। इसलिए आप हमेशा गौर करिए, कुछ भी इंडिया के अंदर होता है, छोटी मोटी चीज़ भी होती है, फौरी जाकर ये जो है अरब हैंडल्स को टैग करना शुरू कर देंगे, कतरी हैंडल को, सऊदी हैंडल को, इमराती हैंडल्स को टैग करना शुरू कर देंगे। देखो देखो हमारे साथ ये हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो इंडियन मुस्लिम ज़्यादा है अरब से, यानी कि 25-30 करोड़। आप सऊदी अरब की आबादी उठा के देख लीजिए, 38 जो है मिलियन है वहाँ पे। इंडिया के 250 मिलियन, 300 मिलियन, वो 38 मिलियन में भी आधे इंडियन ही वहाँ पे। तो बात यह है कि एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर पड़ गया है। और दूसरा रीज़न जो आप बता रहे थे कि ये जो पैम्परिंग एटीट्यूड जो आया है, ये दामाद वाला ट्रीटमेंट हमको बहुत ज़माने से मिलता आया है। तो आपने पंचायत तो देखी होगी, तो उसके अंदर एक दामाद होता है, तो वो चक्का वाला कुर्सी के पीछे वो पड़ जाता है, हाँ, तो रोता भी है, और फिर उसके ऊपर बाद में बहुत सारे जो है वीडियोस भी बनी हैं। दामाद का जो एटीट्यूड होता है ना, दामाद होने का जो मज़ा है, तो वो एक बार मज़ा लग जाता है ना, तो फिर आपको हर चीज़ में कंप्लेनिंग, हर चीज़ में इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। जैसे हमारी फैमिलीज़ में भी होता है, अरे फुप्पू ने क्या किया, खाला ने क्या किया, मामू ने क्या किया। मतलब आप ये बताइए, आपने दूसरों के लिए क्या किया, इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए। आप हमेशा से यही इसमें लगे हुए हैं कि भाई उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप पूछोगे तो यही बताएंगे कि भाई हमने इस मुल्क के लिए खून पसीना बहाया है, आज़ादी की लड़ाई हमने की थी, हमने ये किया था, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में हमने 400 साल पहले, 800 साल पहले स्पेन में ये किया था। देखिए, जो किया था वो हो चुका, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। किसी मदरसे में या किसी भी मुसलमानों की पॉलिटिकल रैली में या उनके किसी भी नारे में मैंने अशफाकुल्ला खान जैसे लोगों का तो नाम नहीं सुना मैंने कभी। उनको तो कभी हीरो नहीं बनाया इन्होंने। कलाम को कौन हीरो बोलता है? जब इसका टाइगर मेमन का भाई जब उसको वो मरता है और उसकी जब नमाज जनाजा निकलती है तो उसमें 50,000 बंदा शामिल होता है, और एपीजे अब्दुल कलाम की नमाज जनाजा में आपको मुसलमान ढूंढने पड़ते हैं। आप बुरहान वानी का देख लीजिए, बुरहान वानी का जनाजा निकलता है, उसमें 50,000 बंदा निकलता है उनके पीछे। तो इंडिया में हम ये देखते ना, अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसों के जनाजे जब निकलेंगे तो आप देखिए उसमें भीड़। वहीं आप अब्दुल कलाम और अशफाकुल्ला खान को तो कोई हीरो नहीं बोलता है, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं होती, खुद मुस्लिम कम्युनिटी कोई डिबेट नहीं करती है, अब्दुल हमीद के ऊपर कोई नहीं करती है। आप मुझे बताइए ना कि अब्दुल हमीद के नाम पे कितने मेमोरियल इस देश में देवबंद ने या इन्होंने बरेलवियों ने और अलग अलग जो तंजीमें बनाई हुई हैं, तो इन्होंने कितने मदरसे खोले हैं उसके नाम पे अब्दुल हमीद के, और इनके वो उनको ग्लोरीफाई करते ही नहीं ना। इनकी ये ग्लोरीफाई करते हैं डी कंपनी को, ठीक है, ये ग्लोरीफाई करते हैं मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को। तो मतलब बहुत एविडेंट नहीं है ये चीज़ें। ये देखिए, असल में हमारा जो हीरो सिलेक्शन है वही गलत है, बल्कि हमारा जो हीरो सिलेक्शन होना चाहिए वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एपीजे अबुल कलाम, अशफाकुल्ला की जो आप बात बता रहे हैं, अब्दुल हमीद जो टैंक के नीचे आके उन्होंने जो है कंट्री के लिए, ब्रिगेडियर उस्मान। मगर ऐसे लोगों के नाम हम सुनते भी नहीं है। अगर सुनते भी है ना, मैं आपको सीरियसली एक बात बताता हूँ, कभी इनका जिक्र भी होता है तो क्या बोलते हैं पता है, ये उतने पक्के मुसलमान नहीं थे, सरकारी मुसलमान, सरकारी मौलवी, इतने पक्के मुसलमान नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर तो उस टाइम पे कुफ्र के फतवे लगा दिए थे कि उन्होंने एक इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ में एक हिंदू रियासत को उन्होंने तरजीह दी है। उनके ऊपर तो कुफ्र के फतवे लग गए थे, हिंदुत्व पोस्टर बॉय उनको कहा गया था। तो बात यह है कि हमारा हीरो सिलेक्शन ही गलत है। ये जो अतीक अहमद की आप बात कर रहे हैं, इसकी जब मौत हुई थी उस टाइम पर कितने मुसलमान इमोशनल हो गए थे। अरे जो मदरसा खाली करवाने के लिए मदरसे की लड़कियों को उठा के ले जाते हैं लोग, आप उनके लिए सिंपैथी जता रहे हो।
मतलब हमारा मतलब साइकोलॉजी, सोचने का ढंग, और देखिए अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान ज़्यादा वो जो है लॉजिकल बात भी करता है ना, तो क्या बोलते हैं, पागल हो गया ये, ज़्यादा पढ़ पढ़ के पागल हो गया। तो मतलब बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस नहीं है। और मैं हमेशा से ये बात बताता हूँ, देखिए टॉलरेंस रखना ज़रूरी है। डिफरिंग व्यू अगर कोई पेश कर रहा है तो आप उसको सुनिए, समझने की कोशिश करिए, ये हमारे अंदर है ही नहीं। तो अब बताइए कैसे जो है इस कम्युनिटी को आगे ले जाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके ऊपर लोग बात भी करते हैं, मगर बात कर करके क्या करें, लोग थक जाते हैं, थक के या तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं या तो फिर वो छोड़ देते हैं, उम्मीद ही छोड़ देते हैं। एक मेरा दोस्त मोरक्को में रहता है, काउंटर टेररिज्म पे काफ़ी उसकी अच्छी स्टडी है। उसका ना अभी ट्विटर है ना फेसबुक है। मैंने उसको कांटेक्ट किया, पूछा कि भाई किधर हो आप, नज़र नहीं आ रहे हो, बहुत अच्छा आप एनालिसिस देते थे। बोलते हैं कि मुझे टाइम वेस्ट लग रहा है, क्या करूं, कोई इससे फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, कम्युनिटी रिफॉर्म होने के लिए रेडी ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है और इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। आप प्रॉब्लम को ओन अप करेंगे और पहचानेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तभी आप उसको सोल्यूशन निकाल सकते हो। आप ये कहो नहीं 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 ये आरएसएस की साजिश है, ये यहूदी की साजिश है, ये अमेरिका की चाल है, ये उसकी चाल है, इसकी चाल है, आप ये चाल चाल कह करके सब अपना ब्रशिंग अंडर द कारपेट करेंगे। आप बस कचरे को तो आप कारपेट के अंदर छुपा लोगे, मगर जब वहाँ से फिर कीड़े और जरासीम पैदा होंगे, आप उसको कैसे डील करोगे। तो सबसे पहली बात तो आप कचरे को पहचानो, हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, उसको निकालना कैसा है, उसको डिसओन कैसा करना है, उसको ओन अप कैसे करना है, फिर उसको एराडिकेट कैसा करना है, ये चीज़ें होनी चाहिए। इंडियन अगर आप जैसे हम मुस्लिम कम्युनिटी एट लार्ज देखें तो इनको सबको एक हमेशा से एक शिकायत है कि हुकूमत ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। अशराफिया है जी, अशराफिया तो मौज में है। ओवैसी का तो मैं हैदराबाद में घर देखा, मतलब वो घर की बाउंड्री खत्म ही नहीं होती। मतलब सोचिए, मुझे लगा कई 100 मीटर में वो बाउंड्री फैली हुई है उसके घर की। बेटा उसका रोल्स रॉयस में घूमता है। और आपके, मैं फिर वहां गया ओल्ड सिटी की आप गंदगी देख लीजिए, उसकी आप हालत देख लीजिए जी। और वो खानदानी सीट है, बाप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, बेटा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर उसके बाद अब पोता भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, वो भी, उसको भी शेरवानी पहनाना शुरू कर दिया इन्होंने। वो मेरे ख्याल 14-15 साल का लड़का है, वो भी शेरवानी पहने घूम रहा है। आई मीन क्या ब्लाइंडनेस है, इंटेलेक्चुअल ब्लाइंडनेस है, डेलिबरेट ब्लाइंडनेस है, जानबूझ के देखना नहीं चाहते हैं कि जो हमारे लीडर बनने की कोशिश करते हैं, जैसे मौलाना वहीदुद्दीन खान थे, उनके जैसा मतलब पढ़ा लिखा, उनके जितना बड़ा मुजद्दिद, मतलब मैंने इतना बढ़िया इस्लामिक स्कॉलर मैंने कोई दूसरा देखा नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स देखे हैं, लेकिन मौलाना वहीदुद्दीन खान इतना बढ़िया इंटरप्रिटेशन करना, आज के टाइम के हिसाब से, दौर के हिसाब से बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन करना चीज़ों की। मौलाना वहीदुद्दीन खान को कौन जानता है मुसलमान इस देश में? अगर मैं सर्वे करा लूँ तो इस देश में मेरे ख्याल से 2-4 हज़ार मुसलमान जानता होगा 25 करोड़ में से। बाकी 24 करोड़ 24.5 करोड़ को पता ही नहीं मौलाना वहीदुद्दीन खान कौन थे। तो और मौलाना वहीदुद्दीन खान की लिखी हुई किताबें दुनिया भर में पढ़ते हैं लोग, लेकिन इंडिया का और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का मुसलमान नहीं पढ़ता। यहाँ किसको पढ़ते हैं? इसरार अहमद को पढ़ते हैं, तारिक जमील को पढ़ेंगे, वो बाबा जानी जो है इलियास कादरी, हाँ उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं सारे। जाकिर नायक हीरो है। मतलब वहीदुद्दीन खान, जाकिर नायक कहाँ है? मतलब जाकिर नायक का कंपैरिजन वहीदुद्दीन खान से करना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, ठीक है। लेकिन जाकिर नायक हीरो है क्योंकि वो कहता है हाँ बामियान मुद्दा गिरा दो, इसको मार दो, ये भी जायज़ है, सुसाइड बॉम्बिंग भी जायज़ है, और 9/11 तो अमेरिका वालों ने खुद करा लिया। मतलब इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देने वाले, जिहाद करो, कन्वर्जन करो, मतलब उनको हीरो बनाते हैं, उनको स्कॉलर बोलते हैं, वहीदुद्दीन खान को नहीं मानते। तो आप बताइए ना ये क्या है? एक तरफ पॉलिटिकली भी देखिए तो जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनके लिए जान देने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ जो रिलीजियस कम्युनिटी है, जो रिलीजियस सेक्शन है, वहां पे भी देखिए तो जितने बुरे बुरे मौलवी मौलाना हो सकते हैं उनको फॉलो करते हैं, जो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल है इस्लामिक उनको पूछते नहीं, जानते ही नहीं उनको। देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास, इन जनरल बता रहा हूँ मैं, बहुत कम ही मस्जिद मैंने देखे हैं जहाँ पर कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पर बात की जाती है। अक्सर मस्जिदों में जाइए आप, लाल पीली किताबें लेके ठहरे हुए होंगे, फतावे आलमगीर या औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने की किताबें पढ़ रहे हैं, और पुरानी किताबें जो इश्यूज़ आज के दौर पे इर्रेलेवेंट है। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर जो है वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ से इतना वाकिफ़ नहीं, अगर है भी तो फिर वो जो है फिर वही विक्टिमहुड नैरेटिव कि भाई सारी दुनिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, अमेरिका मुसलमान के ख़िलाफ़ है। वही अमेरिका आता है जब पाकिस्तान पर बम गिरता है तो वही अमेरिका आके जो है बचाता है उनको, वही अमेरिका से फ़ंड आता है। फ़लस्तीन के बारे में इतना बोलते हैं, सबसे टॉप डोनर फ़लस्तीन का वही अमेरिका है, वही उसी अमेरिका के
जो है गाली दे दे कर जो है ये लोग अपनी दुकानें चलाते हैं, मगर लोगों को इस विक्टिमहुड मेंटालिटी से निकालते नहीं है। ये नहीं बताते कि भाई ये मतलब दीवार की उस साइड क्या है, उस साइड देखो, सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग वाला मेयार ही नहीं है, पैमाना ही नहीं है। अब आप रही बात मौलाना वहीदुद्दीन साहब की, ठीक है, हम उनसे बहुत सारे थियोलॉजिकल पॉइंट्स पे डिसएग्री कर सकते हैं, मैं भी उनसे काफ़ी डिसएग्री करता हूँ थियोलॉजिकल पॉइंट्स पे, ठीक है, अपना अपना आइडियोलॉजी है। मगर रही बात उनकी जो पॉलिटिकल एनालिसिस थी, उस पर तो मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई उनकी जो एनालिसिस, उनका जो विजन था वो वाकई में बहुत ज़बरदस्त था। अब आप बताइए, यूके में एक मुस्लिम से मैं मिला जो काउंटर टेररिज्म पर काम कर रहा है, वो मौलाना वहीदुद्दीन को जानता है, और जब वो बात हुई तो बोलता है हाँ हम जानते हैं मौलाना वहीदुद्दीन को। और यूएस में वो मुसलमान वहाँ के मौलाना वहीदुद्दीन को जानते हैं, मगर इंडिया के मुसलमान को पूछिए मौलाना वहीदुद्दीन कहते हैं कि भाई नहीं, वो सरकारी मुसलमान था, उन्होंने किताब लिखी थी कि बाबरी मस्जिद दे दो। कब लिखी थी उन्होंने? 1990s में, जब बाबरी मस्जिद का ये राम मंदिर का इशू चल रहा था तभी लिखी थी। तो अब आप देखिए ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए वो कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया उन्होंने, आर्गुमेंट जो दिया था, वरना कहेंगे अच्छा उसने कहा था बाबरी मस्जिद दे दो, फिर तो उसका मतलब एकदम ही तो बता दीजिए। नहीं, उनका कॉन्टेक्स्ट यही था, जैसे मैं आपको बताऊं, आमतौर पर जो फ़लस्तीन का भी जो शो होता है उसमें यही बताया जाता है कि मुसलमान की या इंसान की जो जान होती है ये काबे से बढ़कर है, ठीक है, बाकायदा इस पर हदीस भी है, यानी कि इज़्ज़त जो होती है वो काबे से बढ़कर है। तो भाई ऐसे जो इश्यूज होते हैं, फिर उन्होंने हिस्टोरिकल भी उसमें बताया कि भाई उस टाइम पे कल्चर हुआ करता था कि जो इन्वेडर्स आते थे, एम्परर्स आते थे, वो वहाँ की जो रिलीजियस बड़ी प्लेस होती थी उसको डिसमेंटल करते थे और उसको कन्वर्ट कर देते थे ताकि वहाँ के लोगों का मॉरल डाउन हो जाए, ताकि क्योंकि वहाँ की जो आर्मी होती थी वो वहाँ से शक्ति या पावर जो है वो अपने आप को एस्क्राइब करती थी, लड़ती थी, तो मॉरल डाउन करने के लिए किया जाता था। अब ज्ञानवापी भी देख लीजिए, औरंगजेब ने जो तोड़ा था तो वहाँ पे ब्राह्मण्स ने बैठ के काउंसिल की थी, तो उनके मॉरल को तोड़ने के लिए अब ज्ञानवापी को तोड़कर उन्होंने जो है मस्जिद बनाई थी। तो ये उस टाइम का कल्चर था। अब आया सोफिया देख लीजिए, आप आया सोफिया क्या थी? आया सोफिया चर्च थी, ओरिजिनल चर्च थी। तो महमद फातेह जब वहाँ पे पहुंचे थे तो उन्होंने क्या किया था, आया सोफिया को डायरेक्टली उन्होंने मस्जिद कन्वर्ट कर दिया। स्पेन में क्या हुआ था, स्पेन में बहुत सारी बड़ी बड़ी मस्जिदें थी, तो स्पेनिश इंक्विजिशन जब हुआ था तो उन्होंने उसको चर्च बना दिया। तो उस टाइम का कल्चर था, तो ये उस टाइम में होता था। तो मौलाना वहीदुद्दीन ने यही बात उसमें बताई कि भाई आज के दौर में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का एक ही तरीका है भाई, ये हिस्टोरिकल यानी कि ब्लंडर था, एरर था, इसको आप ओन अप करिए, ख़त्म कर दीजिए इस इशू को, ठीक है। मगर उस टाइम पे बोला कि भाई सरकारी मुसलमान है, इनको निकालो यहाँ से, इनको मत सुनो, इनको बीजेपी से पैसा मिलता है, इजराइल से पैसा मिलता है, फलां फलां बातें उनके ऊपर उठाई गई। मगर इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी सेमिनरीज़ हैं, जैसे तमिलनाडु में एक सेमिनरी उमराबाद की, इसे सेमिनरीज़ में पीएचडी थीसिस लिखी गई, रिसर्च हुआ कि इंडिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे डील किया जाए। तो उसमें वही बातें रिफ्लेक्ट हुई हैं जो मौलाना वहीदुद्दीन ने 1990s में कही थी। मगर ऐसे रिसर्च पेपर्स को पब्लिक में आने नहीं दिया जाता और ऐसे रिसर्च पेपर्स को आवाम में लाने नहीं दिया जाता, क्योंकि एक लॉबी है। और वो लॉबी क्या है? वो लॉबी है विक्टिमहुड माइंडसेट, कि भाई मुसलमानों को विक्टिमहुड साइकिल में रखो ताकि ये बाहर निकलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे और फिर पुराने इश्यूज़ को ओन अप करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तो भाई इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप जैसे थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे अशराफिया, भाई उस टाइम पे भी अशराफिया ही हुकूमत करते हैं। आज हम मुसलमान बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भाई मुग़लों ने इतने साल हुकूमत नहीं, हमने 800 साल हुकूमत की। हमने वही कहते हैं, हमने 800 साल हुकूमत की, हमने हैदराबाद में। अच्छा मैं आपको बताऊं, हैदराबाद के एक लड़के से मैं बात कर रहा था, तो बोल रहा है कि फ़लस्तीन में हमने इजराइलियों से जंग की, तब जाके थोड़ा सा कंट्रोल है। अरे भाई तुम ज़िंदगी में फ़लस्तीन गए नहीं, और ये हम कौन हैं? तो कहते हैं हम मुसलमानों ने। अरे तुम यहाँ बैठे हो, चाय टपरी पे बैठ के ये बातें कर रहे हो और तुम फ़लस्तीन के डिस्कशन में लगे हुए हो। तो ये जो बताते ना हम इतने साल हुकूमत की थी, हमने स्पेन में हुकूमत की, वो हम नहीं थे, वो कुछ फैमिलीज़ थी जो हुकूमत की, और वही फैमिलीज़ के बच्चे आज भी हुकूमत कर रहे हैं। उन्हीं फैमिली के बच्चे हैं ये जो बड़े बड़े अशराफिया लीडर्स हैं। अब आप देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ उलमा का, बड़े बड़े उलमा हैं जो तालिबान का जब मसला हुआ था तो उसको जस्टिफाई कर रहे थे, और ऐसे बहुत सारे उलमा इंडिया के अंदर हैं जो अबू बकर बगदादी ने खिलाफत क्लेम की थी तो लेटर लिखा था कि भाई मुबारक हो, आपने खिलाफत क्लेम की है। तो इनका बैकग्राउंड जाके चेक करिए, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं, हाँ, और ज़बरदस्त ये घूमते हैं आगे पीछे, इनके शागिर्द होते हैं, तुल्लाब होते हैं, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क किसको पड़ता है? जो बेचारा जो जलेबी और समोसा बेच रहा है रोड पर। फ़र्क किसको पड़ता है? जो बेचारा 4 बच्चे उसके घर में, उसको स्कूल भेजना है बच्चों को,
उनको फ़र्क पड़ता है, उनको स्कीम्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की। नहीं नहीं नहीं, ये मोदी की स्कीम है, ये बीजेपी की स्कीम है, ये हिंदू की स्कीम है, ऐसे ऐसे करके लोगों को रोकते हैं। इनको तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, इनके तो करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं, वक्फ की ज़मीनें कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि थोड़ा सा आप ये जो साइकिल है इसको तोड़िए, बाहर निकलिए, सोचिए। साइलेंट मेजॉरिटी मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा है मुसलमानों में, मैं भी देखता हूँ मेरे पोस्ट्स वगैरह पर देखते हैं, और लोग मैसेज भी करके मुझे बोलते हैं साहब भाई आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो। अरे भाई आप थोड़ा सा और वोकल होइए, और थोड़ा सा बहादुरी दिखाइए, आप अपने व्यू को ओन अप करिए और पब्लिक में बोलिए इस चीज़ को। साइलेंट मेजॉरिटी आप ऐसे बैठे रहोगे तो 9/11 में जो अटैकर्स थे कितने थे, 19, जिसकी वजह से 2 कंट्रीज तबाह हुए, अफगानिस्तान और इराक। आप चुप रहोगे तो फिर वो चंद लोग रहेंगे, कुछ भी बोलो तो आप बोलेंगे कि नहीं चंद लोग हैं करने वाले, चंद लोग हैं। अरे चंद लोग ही काफ़ी हैं, 2 मुल्क तबाह कर दिया आपकी पूरी कम्युनिटी को बर्बाद कर देंगे, चंद लोग ही होते हैं। तो आप भी वो चंद को डिफीट करिए, और डिफीट करने के लिए आपको ही उठना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। हिंदू अगर बोलेगा तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ है, यहूदी उठेगा तो बोलेंगे कि भाई ये जो है ना हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो कौन उठेगा, आप ही को उठना पड़ेगा। इंडिया के अंदर खालिस्तान का प्रॉब्लम है, तो खालिस्तानियों के खिलाफ कौन उठे बताइए, सिख ही तो उठे। इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी के अंदर जो सिख रेजिमेंट है, बाकायदा एक रेजिमेंट बनाई गई है, सिख रेजिमेंट है। तो मैं देखता हूँ ट्विटर पर भी, साइबर वॉरफेयर में भी, खालिस्तानियों को डिसमेंटल कौन करते हैं, सिख ही करते हैं। तो अब ये जो इस तरह के वॉइसेस हैं, रेडिकल वॉइसेस, उनको किसे डिसमेंटल करना होगा, मुसलमानों को ही। अब आप बोलेंगे नहीं उनका भी टेररिज्म बोलो, इनका भी टेररिज्म बोलो, उनका सबका ठेका हमने नहीं लिया है। हमारे दीन को, मजहब को जो यूज़ कर रहे हैं हम उन्हीं के खिलाफ बोलेंगे। दूसरों का हमारा टेंशन नहीं है, और दूसरे मजहब वाले बात करेंगे, हमारे रिलीजन को जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं, जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो हम देखते हैं ना कि जब आपका जो इंटेलेक्चुअल क्लास भी है, वो इंटेलेक्चुअल क्लास भी तो या तो पॉलिटिकली करप्ट हो चुका है या मॉरली करप्ट हो चुका है। क्योंकि जब आप देखिए, जैसे शर्जील इमाम जैसे लोग आते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ यूरोप से पढ़ के आया है, यहाँ पे भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, मतलब बहुत पढ़ा लिखा है। वो मुंह खोलता है तो क्या बोलता है, कहता है चिकन नेक काट दो। अब मुझे बताइए, जब आप खुद इस तरह की आप थॉट्स रखते हैं, आप खुद इस तरह की बातें करते हैं, आप हमसे ये कहते हैं कि यार आप फिलिस्तीन का मसला जो है इंसानियत का मसला है, वो मुसलमानों का मसला नहीं है, तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो किसका मसला है, तो वो भी बताइए, उस पर आप क्यों खामोश हैं भाई। जब आप सेलिब्रेट करेंगे चुपचाप बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, या पाकिस्तान में 70 साल से हिंदुओं के साथ हो रहा है, वहां पे तो आबादी 25% से कम होते होते पिछले 30 सालों में, 40 सालों में कम होते होते वो 1%, 1.5% पे आ गई है। उसमें भी जब मेजोरिटी सिंध में है, आप वहां पे 13-13 साल की बच्चियों को, 11-11 साल की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं मुसलमान। आप कभी मैंने नहीं देखा आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। कोई यहूदी तो फिलिस्तीन की बच्चियों को उठा करके नहीं ले जा रहा रेप करने के लिए, वो तो नहीं उसको जबरन शादी करके निकाह पढ़ा करके कोई यहूदी 2 साल यूज करके फिर ले जा करके रेड लाइट एरिया में बेचा रहा है, वो तो नहीं कर रहा है, उसको ट्रैफिक कर दे रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में होता है। आप तो कभी आपकी इंसानियत नहीं जागती। तो ये जो कहते हैं ना कि आप इस पे भी बोलो उस पे भी बोलो, तो आप कब बोलोगे? हाँ, ये जो आप बात बता रहे हैं ना कि नहीं भाई देखो वो हिंदू रह के जो है वो हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है। अरे देखो वो हिंदू लड़की है, पीएचडी करने यूएस गई थी और हमारे लिए फ़लस्तीन के इशू पर उसने बात किया, वो डिपोर्ट होके आ गई। अरे तो आप मुझे बताइए कितने ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पे आवाज़ उठाई और डिपोर्ट होके आए हैं? कितने ऐसे मुसलमान हैं आप बताइए जो पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन के साथ जो भेदभाव होता है उसके ऊपर बात की हो और फिर उन्होंने जो है चैलेंजेस फेस किए हों? नहीं भाई, एक बात है, क्लियर कट बात है कि हमारी दुनिया हमारे तरफ ही घूमती रहती है। हमारे जो उलमा हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई हम जहाँ हुकूमत करते हैं हम इंसानियत को नाफिज करते हैं, हम इंसानियत के लिए उठे हैं, कुंतुम खैर उम्मत, कहते हैं कि हम जो है खैर उम्मत हैं, सबके लिए उठाए गए हैं। अरे भाई साहब, जब आप सबके लिए उठाए गए हो तो फिर आप दूसरे कंट्रीज़ में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उसको क्यों नहीं बोलते? हाँ, तो कहते नहीं फ़लस्तीन के अंदर 50,000 बच्चे मार दिए। बिल्कुल ये गलत है, इजराइल ने जो किया गलत है, हम मानते हैं इस चीज़ को। मगर आप ये भी तो बताइए, जो उनका त्यौहार चल रहा था नोवा फेस्टिवल, उसमें औरतों और बच्चों को मार दिए, वहाँ से उनको किडनैप करके लेके चले गए, उस पर आप कभी भी आपका कंडेमनेशन नहीं आया। आपने कभी ये नहीं बोला कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के घरों पर अटैक हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर चर्चेस पे अटैक हो गया, उनके घर जला दिए गए सिर्फ एक अफवाह के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर वो जो श्रीलंकन मैनेजर था उसको जला के मार दिए, बस इतनी बात पे कि भाई इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, मशीन के ऊपर से स्टिकर हटा दो, और वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का स्टिकर था, ऐसा नहीं कोई इस्लामिक स्टिकर था।
बस इतनी सी बात पे उसको भी जला के मार दी। इसके ऊपर आपका कभी कंडेमनेशन नहीं आता, कभी आप ये नहीं बोलते अफगानिस्तान के अंदर जो औरतों पे जुल्म हो रहा है इसके ऊपर कभी नहीं बोलते। ईरान ने जो सीरिया के अंदर किया, जो यमन के अंदर किया, जो इराक के अंदर किया, उसके ऊपर आपका कभी कंडेमनेशन नहीं आता। तो हमारा जो म्यार है वो प्रिंसिपल्ड ही नहीं है, यानी कि कोई उसूल ही नहीं है हमारे। बस हमको रेंटिंग करना आता है कि भाई ये हो गया हमारे साथ ऐसा हो रहा है, फ़लस्तीन में ये हो रहा है। तो दूसरी जगह आप जो करो उसके ऊपर भी बोलो। पाकिस्तान और जॉर्डन ने जो फ़लस्तीनियों के साथ किया था ब्लैक सितंबर में, उस पर कभी आप नहीं जिक्र करते, ठीक है। तो हिजबुल्लाह ने कितने नहीं मारे, कितने मुसलमानों को लेबनान में नहीं मारा हिजबुल्लाह ने, कभी उस पर आपने कंडेमनेशन किया? नहीं करते। तो हमारा बिल्कुल मतलब प्रिंसिपल ही नहीं है। यानी कि एक जगह हम कहते हैं कि भाई हम, वो जो कहते हैं ना कहावत कि हमारा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता, तो वो वाला मसला है हमारे पास। तो ये जैसे आपने जो बात कही, जब हम कोई चीज़ कहते हैं कि भाई देखिए ये वक्फ बोर्ड और ये सब इस तरह की चीज़ें, सऊदी अरेबिया में जो ट्रिपल तलाक नहीं है, ये वक्फ बोर्ड तरह की चीज़ें वहाँ नहीं है, ये जो इस तरह की आप गुंडागर्दी यहाँ पे कर रहे हो, सीए और एनआरसी तो वहाँ पे ऑलरेडी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को पता है कि भाई उनको कितने सिटीजन उनका रजिस्टर्ड है। तो बोलेंगे कि हमको सऊदी अरेबिया से क्या लेना देना, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तान का आइन जो है हम उसको मानते हैं, सऊदी अरेबिया से हमें क्या लेना। अगर तुमको सऊदी अरेबिया से कोई लेना देना नहीं है तो फिर फिलिस्तीन से तुमको क्या लेना देना है? मतलब ये एक हिपोक्रेसी जो है ना, अजीब दोगलापन है ये, कि जब चाहते हैं तब इनको अरबों से लेना देना होगा और जब चाहेंगे तब नहीं होगा। हाँ, कभी ग्लोबल बन जाएंगे, कभी लोकल बन जाएंगे। हाँ, कभी बोलेंगे नहीं हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास जो है अम्बेडकर ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिया था। सेक्युलरिज्म आ जाएगा, अचानक याद आ जाएगा। फिर कभी बोलेंगे कि सेक्युलरिज्म कुफ्र है। अरे तो कोई तो एक मतलब ढंग से आप एक जगह रुको। कभी तो आप मुसलमान एकदम पक्के मुसलमान बन जाते हैं, कभी तो आप पक्के सेक्युलर बन जाते हैं। एक साहब से मेरी बहस हो रही थी प्रोटेस्ट के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि देखो मुसलमान प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस्लाम में प्रोटेस्ट है। अरे मैंने बोला भाई इस्लाम में प्रोटेस्ट है ही नहीं। बड़े बड़े उलमा ने बोला कि भाई प्रोटेस्ट हराम है। तो बोले अरे आप हमेशा इस्लाम को क्यों घुसाते हो हर जगह? अरे मैं कहाँ घुसा रहा हूँ, आप घुसा रहे हो। आप इस्लाम का हवाला ले रहे हो तो मैं भी इस्लाम का हवाला ले रहा हूँ। तो फिर बोलने लगे कि नहीं भाई इंडिया में सेक्युलरिज्म है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन। बोला अभी तो थोड़ी देर पहले इस्लाम बोल रहे थे, फिर अब सेक्युलरिज्म पे आ गए। तो पेप्सी की बात करो तो कोक पे चले जाएंगे, कोक की बात करो तो माज़ा पे चले जाएंगे, माज़ा की बात करो तो दूध पे आ जाएंगे, दूध से चाय पे चले जाएंगे। तो कोई मतलब प्रॉपर टॉपिक ही नहीं है। और फिर आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए जिसमें प्रोटेस्ट कर रही थी, लड़कियां कर रही थी, लड़के कर रहे थे। जाके पूछे प्रोटेस्ट किस चीज़ का है, उनको पता ही नहीं कि प्रोटेस्ट किस चीज़ पे हो रहा है। उनको ही नहीं मालूम कि प्रोटेस्ट किस, बस ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ लॉ निकाल रही है। कौन सा लॉ निकाल रही है, क्या लॉ निकाल रही है, कुछ नहीं पता। NRCC की बात मैं बताता हूँ आपको। मैं सऊदी अरब में अंदर रह के आया हूँ, ठीक है। एक दिन इंडियन एम्बेसी आई थी, आके मुझे बोले कि ज़ाक भाई जाइए थोड़ा सा यहाँ पे जो इंडियंस जितने हैं ज़रा उनको लेके आइए, हम बात करना चाहते हैं उनसे, उनके इशूज़ सुनना चाहते हैं। तो मैं गया, जाके सारे सेल्स में बोला भाई आप बाहर निकलो, इंडियंस जितने हैं। तो बांग्लादेशी निकल गए साथ में। तो मैं बोला अरे भाई आप लोग बांग्लादेशी हो? बोले नहीं हमारे पास इंडियन पासपोर्ट भी है। तो इंडियन पासपोर्ट है, नाम उसके अंदर मतलब हिंदू नाम है, रिलीजन भी हिंदू लिखा हुआ है, मगर वो डेली हमारे साथ नमाज भी पढ़ रहा है, रमज़ान के रोज़े भी रख रहा है, शव्वाल के भी रोज़े रख रहा है और पीर और जुमेरात के भी रोज़े रख रहा है, मगर पासपोर्ट में हिंदू लिखा हुआ है। एक तो था बेचारा वो जो है खुशी खुशी आया, कोर्ट था उस दिन उसका, बोला कि बस मुझे 6 महीने सज़ा हुई है, कोड़े भी नहीं है। क्योंकि शरिया में ऐसा है कि जो मुस्लिम होता है उसी को कोड़े लगते हैं शराब पीने पर, नॉन मुस्लिम को कोड़े नहीं लगते। तो जो ट्रांसलेटर था उसने पूछा, जज ने ट्रांसलेटर को पूछा कि ये मुस्लिम है कि नहीं है। तो उसने उसका पासपोर्ट देखा, नहीं ये हिंदू है। तो बोला ठीक है छोड़ दो, मतलब कोड़े नहीं मारना। खुशी खुशी आया, मैं तो कोड़े से बच गया। तो मसला ये है कि अब आप ऐसे लोग जो इंडिया के अंदर घुस के बैठे हुए हैं, कैसा टैकल करोगे? अच्छा, सऊदी अरब में मैंने देखा हज़ारों यमनी, वो भी तो अरब हैं, वो भी मुसलमान हैं, वो भी अरबी बात करते हैं, वो भी अल्लाह रसूल करते हैं, उनको जेल में डाले। क्यों? क्योंकि वो घुस के आ गए हैं, इमिग्रेंट्स हैं, लीगल इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है। अमेरिका चले जाइए आप, मैक्सिकन्स के ऊपर कार्रवाई चल रही है। तुर्की के अंदर सीरिया के रेफ्यूजीज़ घुस गए थे, तो तुर्की जो तैयब उर्दुगान है उन्होंने UN से पैसे लिए और फिर उन्हें बोला मैं इतने 2 मिलियन तक ले सकता हूँ लोगों को। 2 मिलियन से बढ़ गए। बढ़ते ही जो मुजाहिद मिल्लत जो है तैयब उर्दुगान साहब, इन्होंने जो है ग्रीक का बॉर्डर खोल दिया। बोले कि भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं रख सकता, जाओ निकलो इधर से। तो लोग बोलने लगे भाई तैयब उर्दुगान जो है मर्द मुजाहिद है, इतने इतने सीरियंस को लेकर रख लिया। अरे वो तो UN से पैसे लेके रखा, जब बढ़ गए तो निकाल दिया उन लोगों को। तो बात यहाँ पे ये है कि हर कंट्री में जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता।
मगर इंडिया के अंदर कुछ ऐसा होता है तो बोलते हैं कि भाई अरे ये तो जो है हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और ये जो है मुसलमानों को निकाल रहे हैं यहाँ से। मुसलमानों को कहाँ से निकालेंगे? सीए इम्प्लीमेंट हुआ, अभी तक निकाले मुसलमानों को? नहीं निकाले। अब ऐसे जो होंगे ऑब्वियसली, जो आसाम, वेस्ट बंगाल बॉर्डर साइड में जो होंगे या फिर इधर बॉर्डर साइड में जो होंगे, ऑब्वियसली फिर उनके ऊपर लीगल कार्रवाई तो होगी, जो घुस के आ गए हैं यहाँ पे सालों से रह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 2012 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। किसी ने बोला कि भाई हैदराबाद में बर्मावी लोग हैं, बर्मा के, तो 3-4 महीने से रह रहे थे और लोगों को मालूम भी नहीं कि वहाँ पे वो रह रहे हैं। फिर पता चला वो है, तो हम और हमारी छोटी सी टीम थी, हम वहाँ पे गए। जाके हम भी इमोशनली ड्रिवन थे कि भाई बेचारों पे जुल्म हो रहा है, कुछ हेल्प करना चाहिए रोहिंग्यास जो है, रोहिंग्यास को। तो 2-3 महीने से बेचारे वहाँ पे रह रहे थे और मालूम भी नहीं लोगों को वहाँ रह रहे हैं। तो वहाँ पे गए, जाके फिर उनके इश्यूज़ को पूछे, फिर उनको हेल्प करना शुरू किया। जैसे हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो फिर लोग वहाँ पे जाना शुरू हो गए। फिर इतने में क्या हुआ कि लाइन में ठहरे थे कुछ रोहिंग्यास, तो एक पहलवान आया, ऐसे आके मुझे बुलाया, बुला के बोला भाई मैं इनको ले जाके काम पे लगा दूंगा और डेली की मैं दिहाड़ी भी दूंगा। मैं उनको पूछा भाई ये काम पे तुमको लगाना चाहता है, जाओगे कि नहीं जाओगे? तो वो बोलता है नहीं नहीं भाई हम नहीं जाएंगे इसके साथ। क्यों? काम करवाता है, पैसे नहीं देता। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो जब मालूम हुआ कि भाई यहाँ पे है, तो कुछ एनजीओस ने काम किया, फिर वो दिल्ली आए, ये सोनिया गांधी से मुलाकात की, उनको रेफ्यूजी स्टेटस उन्होंने दिलवाया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, उन्होंने इंडियन पासपोर्ट बनाया, दुबई चले गए। पता चला कि वो फर्जी पासपोर्ट था, वहाँ से डिपोर्ट हो गए। फिर उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई होना शुरू हो गई। और जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन भी था वो भी चिढ़ना शुरू कर दिए। उनका पानी बंद कर रहे हैं, उनको हमाम जाने नहीं दे रहे हैं। जो बाड़े का घर होता है ना, हमाम एक ही होता है कॉमन, उनको हमाम जाने नहीं दे रहे हैं। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वो लोकल मुस्लिम पुकारने लगे कि भाई जब से ये लोग आए हैं सब लोग आके इन्हीं को अनाज दे रहे हैं, इन्हीं को राशन दे रहे हैं, इन्हीं को पैसा दे रहे हैं। अरे हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमको कभी कोई पूछ के नहीं देखा, अब सब इनको ही ला के दे रहे हैं। तो बात क्या है यहाँ पर कि ये प्रॉब्लम होती है सोसाइटी के अंदर जब इस तरह के लोग आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेल्प नहीं करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। गवर्नमेंट की जितनी इस्तेताअत होगी, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी है। अब भाई आपसे ऊपर वाला आपकी इस्तेताअत के हिसाब से ही पूछेगा। आपकी इस्तेताअत की कैपेसिटी के बाहर है तो आपसे भी सवाल नहीं होगा। तो भाई आप अपनी कंट्री का सोचिए, अपनी नेशनल सिक्योरिटी का सोचिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट का सोचिए। उसमें से एक बंदा था जो हिंदी वगैरह बात करता था, तो जैसे हम उस पर तरस ज़्यादा खाए तो एक दिन फ़ोन करके बोलने लगा भाई साहब मुझे ना लैपटॉप चाहिए। 2012 की बात बता रहा हूँ, जब तो रिमोट वर्क भी नहीं था। तो बोलने लगा कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मैं कुछ काम कर लूँगा। तो हमने बोला भाई साहब ये रह रहा है डिफेंस एरिया के बाजू में, अब इसको लैपटॉप मिलेगा तो भाई बड़ा प्रॉब्लम है। तो मसला ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा इमोशनल एंगल को छोड़कर तो थोड़ा सा लॉजिकल भी सोचना चाहिए। ये रोहिंग्यास जो है ये वहाँ से चलते हैं नॉर्थ ईस्ट से, और ये जा करके देहरादून में रुकते हैं, जा करके श्रीनगर में रुकते हैं। मतलब ये क्या है? मतलब आपको देहरादून और श्रीनगर में जाकर क्यों रहना है? मतलब रास्ते में क्या जगहों की कमी है? देखिए अगर आप देखें बर्मा का जो मैप है, आपको इंडोनेशिया मलेशिया पास में पड़ता है। हाँ, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो उसूलन अगर देखा जाए तो एज पर दी उसूल ऑफ उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से तो भाई साहब आप मलेशिया और इंडोनेशिया को लेना चाहिए। सऊदी में 4 मिलियन के करीब जो है बर्मवी है, मक्का वगैरह की साइड में रहते हैं। और मैंने साथ में भी अंदर भी देखा है, मेरे साथ भी बर्मवी भी थे। कोई स्मगलिंग का काम कर रहा है, कोई ड्रग्स का काम कर रहा है। और मक्का वगैरह में काफ़ी क्राइम भी ज़्यादा होता है। मैं ऐसा नहीं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैंने गौर की है कि जितने ट्रबल्ड स्पॉट्स हैं ना, बर्मा ले लीजिए आप, या फ़लस्तीन, या फिर मिडिल ईस्ट में भी जो भी ट्रबल स्पॉट्स होते हैं, या फिर हमारे इंडिया में भी जो ट्रबल स्पॉट्स हैं, नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ के लोगों को आप कभी गौर करिए कि थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मसला तो होता है, ज़रूर होता है। ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे ही उनके साथ ये इश्यूज़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो वहाँ पे भी मैंने देखा बर्मावी और एक पाकिस्तानी दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, और मैं बस अपने पढ़ाई कर रहा था और सुन रहा था कि क्या बात चल रही है। तो दोनों बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई हवाला का काम इंडिया में कैसे करना है, नेपाल के थ्रू करना है कि कहाँ से करना है, आधी असली नोट लगाएंगे, आधी नकली नोट लगाएंगे। ये सब चीज़ें हैं, ये रियलिटीज़ हैं। अगर आप बोलेंगे आप धर्म का बस उसके ऊपर कवर लगा दो, मुसलमान का, इस्लाम का, हिंदू का, सिख का, जो भी है, ये सोल्यूशन नहीं है। आपको अगर मतलब रेडिकल होकर सोचना पड़ेगा नेशनल इंटरेस्ट के एंगल से। ये अलक्सा को लेकर के तो इतना इमोशनल हो जाते हैं फिर भाई। मतलब
काबा का और उनका तो मर्तबा, हरमैन और शरीफैन का मर्तबा तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना, सऊदी अरेबिया का तो मर्तबा बहुत बड़ा होना चाहिए। वहाँ पे जा करके ये पाकिस्तान के और यहाँ के अपना ये रोहिंग्या जो है बांग्लादेशी, ये वहाँ पे जाके ड्रग्स बेचते हैं जो कि शरई तौर पे हराम है। आप एक ऐसे मुल्क में जहाँ फाउंडेशन है इस्लाम की, जहाँ लोग हज करने जाते हैं, वहाँ पे आप जा करके ड्रग स्मगलिंग कर रहे हो। किस तरीके का इस्लाम है ये, किस तरीके का इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे बर सगीर के जो मुसलमान हैं? तो वहाँ जा करके मैं कह रहा हूँ सारे जो वहाँ जाते हैं यही काम करते हैं, नहीं, लेकिन बहुत जो मेजॉरिटी है जो वहाँ ड्रग स्मगलिंग कर रही है, 90% तो यहीं के लोग हैं ना, जो इस बिजनेस में है। वहाँ पे 10% अरब होंगे, यमनी होंगे, सीरियंस होंगे, कहीं और के लेबनीज होंगे, कुछ भी होंगे, बट 90% तो यहाँ कहीं है। नहीं देखिए, अच्छे बुरे तो हर जगह है, जनरलाइजेशन तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बर्मा के जो रेफ्यूजीज आए हैं, जिसके अंदर से एक बहुत बड़े मदीने के इमाम भी गुजरे हैं, जिसका नाम मोहम्मद अयूब बर्मी था, तो उनका तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। सऊदी उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते थे। तो ऑब्वियसली हम जनरलाइजेशन तो नहीं करेंगे, मगर आपकी बात में मतलब दम है, सब्सटेंस है कि ऐसी जगहों पर भी आकर ये लोग जो है इस तरह के काम करते हैं। जैसे एक लड़का था, वो बताता था कि उसका जो हैंडलर था वो पाकिस्तानी था, तो वो दोपहर के टाइम फ़ोन करता था, बोलता था कि अकबर भाई फ़लाँ जगह ले जाकर ड्रग सप्लाई करना है, ठीक है, और ज़ोहर की नमाज़ हो गई आपकी? तो नहीं हुई। तो एक काम करो, पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, फिर मैं लोकेशन भेजता हूँ, फिर ले जाकर ड्रग देना है। तो ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं आप, जो तकद्दुस होता है ना, मतलब जो वेनरेशन होता है, इज़्ज़त होती है, वो ओवर द टाइम ख़त्म हो जाती है। वो क्यों ख़त्म होती है? या तो ऐसा मतलब वो लगता है कि भाई हाँ आम चीज़ लगना शुरू हो जाती है, मक्का मदीना, हाँ ठीक है भाई आम चीज़ है, तो शायद वो तकद्दुस लोगों के दिल से ख़त्म हो जाता है, तो फिर इस तरह की हरकतें करने शुरू कर देते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान के 16 लोगों को एयरपोर्ट पे ही रोक लिया था पाकिस्तान में, मुल्तान में शायद। क्या कर रहे थे वो लोग? फैमिली के, एक ही फैमिली के 16 लोग थे, उम्रा वीज़ा लेके वो उम्रे पे आते हैं और फिर 1 महीना रमज़ान का पूरा मक्के के अंदर रहते हैं और रहकर जो है भीख मांगते हैं कि भाई मेरा टिकट गुम हो गया, मेरे पासपोर्ट नहीं है, मेरा ये नहीं है वो। मेरे साथ कई मरतबे हुआ, जो सही होती है सफ़ा मरवा के बीच में जब मैं चलता रहता हूँ, तो एहराम की हालत में आते हैं, आके बोलते हैं भाई साहब मुझे मुल्तान जाना है, मुझे रावलपिंडी जाना है, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, मुझे पैसे नहीं है मेरे पास। तो सऊदी हुकूमत ने काफ़ी क्रैकडाउन इनके ऊपर किया है, मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि ये चीज़ें होती रहती हैं, लोग करते रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि ज़्यादातर इसी रीजन के होते हैं, वो बर्र-ए-सग़ीर के ही ज़्यादा होते हैं। इंडिया के तो मैंने नहीं देखे, इंडिया के तो ऑब्वियसली ऐसे हरकतें नहीं करते, मुसलमान की बात बता रहा हूँ मैं। मगर रही बात पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, ये रीजन में ज़्यादा ये चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुसलमानों को सेक्युलरिज्म चाहिए, मतलब सेक्युलरिज्म के लिए जान दे देंगे, जिहाद कर लेंगे सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में सेक्युलरिज्म वर्ड जो है, किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं है मुंह से निकाल दे। सेक्युलर वर्ड जो है ना, उनको पता है कि सेक्युलर वर्ड मुंह से निकाला तो मौलवी खा जाएंगे, पूरे पाकिस्तान की आवाम खा जाएगी। ठीक है, आवाम जीना मतलब उसकी पॉलिटिक्स खत्म, दफन हो जाएगी उस शख्स की जिसने भी सेक्युलर वर्ड अपने मुंह से निकाला। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे जो मतलब मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत में, वो साफ साफ बोलते हैं कि भाई 2 चीज़ें हैं पाकिस्तान में। एक जो प्रॉफेट मोहम्मद है, उनके ऊपर कोई बात नहीं करनी, जो बात करनी है उनकी शान में बातें करनी है, और बात शुरू ही उनकी शान से करनी है। क्या है कि वो क्या है, वो एक बुलेट प्रूफ वेस्ट है। प्रॉफेट मोहम्मद की शान, हाँ, क्या है कि वो अगर आपने बात शुरू करने से पहले अगर आपने प्रॉफेट मोहम्मद को सलाम कर दिया, उनकी शान में 1-2 लाइन बोल करके फिर आप अपनी बात आगे करो आगे, क्या उसके बाद आप पूरे पाकिस्तान को तोड़ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि एक तो ये चीज है, दूसरा कहते हैं कि ये जो सेक्युलर वर्ड है, सेक्युलरिज्म मुंह से नहीं निकलना चाहिए। कहता है कि मैंने कहा तो फिर ये तो मौलवी ही होंगे ना। कहते भाई साहब मौलवी नहीं, हमारी क्या बोले इज्जत की यार, हमारी 80% आवाम भी उसी तरीके की है ना, वो मौलवी से ज़्यादा रेडिकल है। कि हमारे 80% आवाम मौलवी ज़्यादा रेडिकल है, वो सेक्युलर वर्ड सुनेगी हमको जिंदा जला देगी, क्योंकि उनको ये बताया गया है कि सेक्युलरिज्म का मतलब होता है लादीनियत। कहते तुम्हें कहा आप उनको समझाइए आवाम को कि सेक्युलरिज्म का मतलब लादीनियत नहीं होता है। कहते भाई साहब बहुत आए, समझाने की कोशिश करके चले गए, फौत हो गए। ठीक है, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स पाकिस्तान में दफन हो गई। सैकड़ों कारकुन, हजारों कारकुन मार दिए गए जो ये समझाने निकले थे कि सेकुलर का मतलब लादीन नहीं होता। ठीक है, तो कहते भाई हमें कोई शौक नहीं है। और मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये बहुत वहां पे मिनिस्टर रहे, 1-2 बार नहीं, कई बार मिनिस्टर रहे, उन्होंने मुझसे ये बात बताई।
ये तो है ना कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म चाहिए, वहाँ नहीं चाहिए। एक सेक्युलरिज्म था वहाँ बांग्लादेश में, तो अब उसको वापस रिवर्ट करके अब उसको मोहम्मद यूनुस को लेके आ गए। अब वहाँ पे उनको खिलाफत चाहिए। तो जब आंदोलन चल रहा था तख्ता पलट का, आप देखिए वहाँ पे हिंदू भी लगे हुए थे, जो सेक्युलर लिबरल जो हिंदू थे वो भी लगे हुए थे उनके साथ मोहम्मद यूनुस की हुकूमत लाने के लिए। लेकिन जैसे उनकी हुकूमत आई, क्या किया? जो लड़की प्रोटेस्ट निकाल रही थी, उसकी सोशल मीडिया पोस्ट थी, उससे लड़की का घर जल रहा था, उसने सोशल मीडिया पे डाला कि देखो मेरा घर जला दिया। नहीं, ये जो मसला है पाकिस्तान का, आप जो बता रहे हैं कि जो मौलवी हजरात वहाँ के हैं, ये उनका शील्ड है कि आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लो, इमाम हुसैन का नाम ले लो, अब इस तरह के आप नाम ले लो, बस आपका ये जो है आपको मिल गया, कवर मिल गया। ऐसे पाकिस्तानी भी बता रहे थे कि पाकिस्तान में सरमायादार जिसको बोलते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सेफ नहीं होते। यानी कि इनके बच्चों को उठा लेते हैं, इनको मार देते हैं। अगर कोई पैसे वाला है तो उसको अटैक करते हैं, उसके ऊपर हमले करते हैं। तो बताते हैं कि पाकिस्तान में इतना वोलेटाइल है कि कोई सेफ फील नहीं करता। कोई पैसे वाला बनने से पहले डरता है कि भाई मैं पैसा जमा करूँ, सीधा ऑस्ट्रेलिया लंदन निकल जाऊँ, यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ। मगर एक कम्युनिटी ऐसी है जो हर हाल में सेफ है, वो वीगो में भी फिरती है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लैंड क्रूज़र में। वो कम्युनिटी है मौलवी कम्युनिटी। इनके ऊपर आप हाथ डाल के बताइए, ये इम्पॉसिबल है वहाँ पे। ठीक है, अब आप तारिक मसूद को देख लीजिए। ठीक है, वी रिस्पेक्ट हिम, हम उनकी इज्जत करते हैं। क्लिप्स काफ़ी उनकी ह्यूमरस भी होती है। आप ही कर सकते हैं, हम हैं तो उसकी 2 पैसे की इज्जत नहीं कर रहा मैं, मतलब ऑडियंस है। वो दुनिया किधर जा रही है? वो कहता है कि उस किताब लिख रहा है कि 4 से ज्यादा शादियां क्यों करनी चाहिए, उसी के पीछे पड़ा हुआ है वो। मतलब उसने जिंदगी का मकसद बनाया है कि 4 से ज्यादा शादियां करे हर मुसलमान, उसने वो उसको अपना मतलब मिशन बनाया हुआ जिंदगी का। अब बताइए, इस तरह के मौलवी आज की तारीख में 4 शादियां सारे मुसलमान कर लेंगे, उनके बच्चों को ये पढ़ाएगा, ये उनकी फीस देगा। इसने एक पाकिस्तान का एक मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अमेरिका में रहता है, उसको इसने बुरा भला कहा था। तो उसने भी वीडियो बना के इसके ऊपर सवाल उठाया कि तारिक जमील साहब, आप तो कहते हैं कि पैसे वाले जन्नत में बाद में जाएंगे, गरीब पहले जाएगा जन्नत में, ये सब बड़ी बड़ी आप बातें तो करते हैं, और आप खुद लैंड क्रूज़र में फिरते हैं, आप खुद फॉर्च्यूनर में फिरते हैं। आप तारिक जमील को देख लीजिए, ये लंबी लिमोजिन में जो है वो कनाडा में घूम रहे हैं। तो ये बाकायदा ये लोग ज़बरदस्त अपना लाइफस्टाइल ठनाटन रखे हुए हैं। मगर आप आम मुसलमान को क्या मतलब ये घोल के पिलाते हैं कि भाई गरीब रहोगे तो जन्नत में जल्दी जाओगे, हिसाब किताब आसान होगा और 4 शादियां करोगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा मतलब एक अफसोस का मुकाम है कि एक बंदा मैंने देखा जो मजदूरी का काम कर रहा है, ये रियल बता रहा हूँ आपको, मजदूरी का काम कर रहा है, वो थोड़ा सा मजहबी हो गया। अब उसने अपनी वाइफ को भी कन्विंस कर दिया कि 4 शादी ज़रूरी है। तो मजदूरी का काम करने वाला, वाइफ भी मजदूरी करती है, बेचारी वो भी कन्विंस हो गई। इसके बाद रहने का घर तक नहीं है, किराए के घर में रह रहा है, 1 रूम है, 1 किचन है बस। अब वो किसी को बताया नहीं, शादी कर लिया, उसको मिल गई कोई दूसरी उसी की तरह। एक दिन बीवी इधर रह रही है तो वो किचन में तो ये इधर। ये बताइए कौन सा इस्लाम है? अब ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, सहाबा ने किया था तो हर बीवी का अलग अलग घर या अलग अलग एटलीस्ट कमरा तो रखते थे, मतलब दूर दूर। तो ये एक अजीब मिजाज, मतलब थोड़ा सा इंसान मजहबी हो जाता है तो सीधा उसको जो है ना 4 शादी का शुरू हो जाता है। मैं 4 शादी के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है वो प्रिंसिपल है, उसूल है, एक लॉ है, तो हम उसके खिलाफ तो नहीं बोलेंगे डायरेक्टली। 4 शादी कोई कंपल्शन है? कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल कंपल्शन नहीं है। और मैंने कई अरबों को ये बात पूछी है कि भाई आप लोग कितनी शादियां करते हो? वो तो बेचारे 35-40 साल के हो गए हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, एक भी शादी उनकी ढंग से नहीं हो पा रही है, और एक भी हो रही है तो फिर बीवी जॉब करती है, तो फिर उनको मैनेज करना उनके लिए खुद मुश्किल है। उनका 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो फिर नैनी रख लेते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए। तो अभी काफ़ी सोसाइटीज़ चेंज हो गई है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, पैसे वाला आदमी है, बड़ा मैनेजर है कहीं का, तो वो 1-2 या 3 कर लेगा वो, ठीक है। मगर जिस तरह से सोसाइटी में एक मतलब हवा चलाई जाती है कि भाई तुम मजहबी हो तो भाई 4 करो 4 करो 4 करो। मैं आपको अगर आप बात करने बैठे ना, मैं पूरा 1-2 घंटे का पॉडकास्ट आपके लिए कम पड़ेगा। मैं आपको इतने रियल टाइम स्टोरीज बता सकता हूँ जो बेचारे करके फेल हुए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये गलत है सही है, उसमें हम जाएंगे नहीं, मगर मैं ये बताऊँ कि भाई इस सोसाइटी के हिसाब से आप देखिए, न्यूक्लियस फैमिलीज का दौर चल रहा है, करियर ओरिएंटेड लोग हो गए हैं। अब आप इस दौर में आप वो बातें करेंगे तो कहाँ से चलेगा बताइए। अच्छा, लॉन्ड्री सिस्टम इस्लाम में है, वो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो मनसूख नहीं हुआ है, ठीक है। क्या आज के दौर में कोई मुसलमान लॉन्ड्री रखता है? नहीं रखता। तो भाई ऑब्वियसली वो एक हिसाब से
आप सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हो ना, हाँ, तो ऐसे बहुत सारी तफासिर मिलेंगी जिसमें बताया गया कि भाई चेस जो है ये अय्याश लोगों का गेम है। आज तो चेस जो है जीनियस लोगों का गेम है। तो सोसाइटी इवॉल्व हुई ना, हाँ, लूडो के बारे में भी बताया जाता है, चेस के बारे में बताया जाता है। तो ठीक है, उस दौर में था होगा जो बेकार लोग अय्याश लोग खेलते, मगर आज तो जीनियस लोग खेलते हैं। तो सोसाइटीज़ इवॉल्व हुई हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस और इश्यूज को लेके अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए। मतलब आप देखिए पाकिस्तानी सोसाइटी का आप ये भी तो देखिए ना, वो तारिक मसूद का देखिए, वो जब Q&A वो सवाल लेता है लिख करके पर्ची पे, जी, क्या क्या सवाल होते हैं जी। इसके बाद घुसल जाया जाए कि नहीं जाया जाए, कोई कहता है कि खालू के डेथ के बाद खाला से निकाह जाया जाए कि नहीं जाया जाए, मामू के तरह फौत होने के बाद मामी से निकाह जाया जाए कि नहीं जाया जाए। मतलब वो सिर्फ निकाह, शादी, सेक्स, बच्चे, मतलब इसी में परेशान है पूरी कौम। ये पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर व्लॉगर था, उसके मैं वीडियोस बहुत पहले देखता था। वो बोलता था कि हमारी सोसाइटी में टीवी ड्रामे भी जो चलते हैं सिर्फ 2 इश्यूज पर चलते हैं, एक तलवार और एक शलवार। तो वो बोलता था कि भाई हमारे पास टीवी खोलो तो या तो उर्तुरुल गाजी, मोहम्मद बिन कासिम, सीधा तलवार की बातें, या तो दूसरे ड्रामे जो चलते हैं वो सीधा शलवार पे। तो वो बताता था कि जो है हमारे पास इधर से निकलो थोड़ा सा, मतलब माइंडसेट निकालो इधर से। वो ये भी बताता था, और वो मैंने भी गौर किया है, दीवारों पे पोस्टर लगे हैं, ठीक है, मर्दाना क़ुव्वत के लिए, मर्दाना क़ुव्वत के लिए। एक बंदे का मैं आपको वाक़या बताता हूँ, वो तकरीबन हो गया है 55-60 का, बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं उसके। तो हमने उसको बोला कि भाई थोड़ा सा आप जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, आप काफ़ी अनहेल्दी हो गए हैं ऐसे वैसे। तो बोलने लगा कि नहीं भाई मेरी मर्दाना क़ुव्वत कम हो जाएगी। तो अब उसको 55-60 में, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई फोकस होना चाहिए हर इंसान को अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस और हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, मगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई ये पूरा घूम घाम के वहीं पे क्यों हम अटक जाते हैं। हाँ, शादी, मर्दाना क़ुव्वत, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए। अरे भाई पूरी साइंस इसके पीछे क्यों लगी हुई है। लोग जो है चंद्रयान कर रहे हैं, हाँ, चंद्रयान 3 हो रहा है, मून के साउथ पोल पे लैंड हो रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि नासा कुछ और कर रहा है, यहाँ पे जो है मेटावर्स में कुछ साइंस पे जो है रिसर्च हो रही है, और आप घूम घाम के वही मर्दाना क़ुव्वत, जहाँ देखो वहाँ हकीम और ये यानी कि नुस्खे, शिफा खाने। मतलब ठीक है भाई, किसी को रियल प्रॉब्लम है जाइए, कोई मसला नहीं है, मगर पूरा का पूरा मतलब मुद्दा उसी के पीछे और पूरा डिस्कशन उसी के पीछे। तो ठीक है, एक टाइम पे आपके पास पैसा वैसा हुआ करता था, आप निज़ाम नवाब हुआ करते थे, आपके घर में 4-4 नौकर हुआ करते थे, आपको काम धाम की ज़रूरत नहीं थी। तो काम नहीं होता तो फिर आप जो है खुराफाती तो नुस्खे ढूंढते थे कि भाई मुर्गी मटन के साथ क्या मिला के खाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, पान किस तरह का खाओ तो क्या बेटर होगा, चिकन में क्या मिलाओ, मच्छी में क्या मिलाओ। भाई आज जो आपको मेहनत करना है तो फिर आपके घर में सैलरी आएगी तो घर चलेगा। तो नवाबी निज़ामी माइंडसेट नहीं चलेगा आपको, अब थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप जिस भी शहर में चले जाए हैं, आप देखिएगा ना, ये सारे के सारे काम ना हकीम करते हैं। आपको कभी कोई मतलब कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर कभी नहीं मिलेगा कि उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है। आप नोटिस कीजिएगा, मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया है, कहीं भी जाइए ना, इंडिया में भी कहीं लिखा रहता है मर्दाना कमजोरी, ये वो जो भी है, आप उसमें देखिए नीचे जो नाम लिखा होगा ना, अगर उसको अपना नाम रिवील नहीं करना है तो कोई बंगाली बाबा लिख देगा, होगा वो मुसलमान ही। आप ऑनलाइन चले जाइए, सोशल मीडिया पे, ये मर्दाना कमजोरी की दवाई बेचने वाले जितने हैं जो रीलें बना बना के चला रहे हैं, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों जगह, कौन है? सारे मुसलमान है। और सुन्नत वाले, दाढ़ी वाले, मैंने देखा है, वीडियो देखा है, बड़ी दाढ़ी वाले, वो एकदम खुल्लम खुल्ला बात कर रहे हैं। ठीक है, और वही नहीं है ना, आप कहीं चले जाइए, आप पूरे इंडिया में आपको जितने सोशल मीडिया पे हैंडल मिलेंगे, सब जगह आपको वो मिलेगा ये चीज़, वो वही काम करते हैं। क्रिश्चियंस नहीं लगे इस काम में, हिंदू नहीं लगा हुआ है, बुद्धिस्ट इस काम में नहीं लगे हुए, जैन को कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों ने क्या ठेका लिया कि पूरी दुनिया की मर्दाना कमजोरी हम ही दूर करेंगे। अब इस पर क्या ही बोला जा सकता है, अगर कुछ ज़्यादा बोलेंगे तो फिर मसला हो सकता है। तो भाई मतलब ये कहता हूँ कि इस कम्युनिटी को खुद भी बैठ करके ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हम, मतलब अलग अलग कम्युनिटी हैं, वो अलग अलग कामों में लगी हुई हैं, वो कोई अपना फ्यूचर ठीक कर रहा है, कोई। अब जैन कम्युनिटी को देख लीजिए आप, हाँ? आप 1-2% इंडिया की हो सकती है मैक्सिमम, मगर ज़्यादा जो टैक्स है वो जैन कम्युनिटी, अरे वो इतने एंटरप्रेन्योरियल है, आपको मैं बताऊं, जैनों, अगर जो जैन है ना,
मैं हमेशा बोलता हूँ ये पाकिस्तानियों को, कि पाकिस्तानी हमेशा हिंदू बनिए इस तरह से बात करते हैं। उनको लगता है हिंदुस्तान में सिर्फ बनिए, हिंदू मतलब बनिए। तो मैं उनको, और स्पेशली इंडिया में भी मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो जैन है ना और जो बनिए हैं, आपको पता नहीं कि पहली बात ये नेशनलिस्ट कितने हैं, कट्टर राष्ट्रवादी लोग हैं ये। मैं जानता हूँ दोस्तों को, वो एक जैन होगा, वो एकदम टूटी हुई स्कूटर से चलेगा, ठीक है, वो उसका आप कभी जाकर के उसकी आप बैलेंस शीट देखिए, उसके स्कूटर पे मत जाइए, उसकी बैलेंस शीट देखेंगे ना तो उसकी वो बैलेंस शीट देखेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। बनिया आदमी होगा, वो अल्टो से चल रहा है, हाँ, लॉर्ड अल्टो, वो अल्टो से चल रहा है, आपको लगेगा नहीं कि यार ये आदमी क्या है। बेटी की शादी करेगा, बेटी की शादी में 10 करोड़ रुपए खर्च कर देगा। अब यार देखती ये शादी इसकी बेटी की है। ये बहुत, और ये लोग जितना फिलैंथ्रोपी करते हैं, आप मुझे बताइए इस देश में जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने भी ये सारे के सारे अलग अलग बने हुए हैं, डोनेशंस हैं, फूड डोनेशंस हैं, कहीं फ्लड आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, आप कभी जाके देखिए ना कि ये गुजराती मारवाड़ी जो बिजनेस कम्युनिटी इंडिया की, गुजराती मारवाड़ी बनिए जैन कम्युनिटी, ये मतलब ये कभी डोनेशंस जाके देखिए कितने अंधी डोनेशंस करते हैं। और ये लोगों को, अच्छा हमारे यहाँ क्या है ना कि लोग चीज़ों को रिसर्च नहीं करते, लोगों को उसको जानना नहीं चाहते हैं, परसेप्शंस बना के बैठे हुए हैं। ये हमारी सोसाइटी एट लार्ज की ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि अरे बनिए तो ये कर ही नहीं सकते, फलाने तो ये कर नहीं सकते। अरे तुम जानते क्या उनके बारे में? कभी गए हो, कभी देखे हो, कभी उनके साथ टाइम स्पेंड किया है? अरे गुज्जू लड़ नहीं सकता, अरे तुम कौन सी गलत फहमी में जी रहे हो? अरे FBI का चीफ काश पटेल गुज्जू है, आप क्या बातें कर रहे हो? कहते कि जी भाई देखिए, अब ये कहे कि सारे साइंटिस्ट जो है वो मेजॉरिटी जो है वो केरल तमिलनाडु से क्यों आते हैं? अरे मेरे भाई, इसरो उधर है, DRDO उधर है, तो जो चीजें जहां पे होती हैं वहां पे उनका इन्फ्लक्स ज्यादा होता है। अब आर्मी में आप देखिए ज्यादा नॉर्थ के होते हैं। तो ये कौन सी ये फालतू की बातें हैं। अब आप फौज क्या सिर्फ लोगों के नंबर से चला लोगे? आपको फौज चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। पैसा ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? टैक्स सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? जी बिल्कुल, गुजराती और जैनी है ज्यादा है भाई। इस देश के जो बनिए हैं, जिनको तुम गालियां दे रहे हो बैठ के, जो गुजराती हैं, वही तो टैक्स दे रहे हैं ना, वही तो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। हजारों करोड़ में टैक्स देते हैं वो, लाखों करोड़ में। तो आपकी फौज चल रही है, आपकी दुनिया भर के जो काम चल रहे हैं वो उनकी वजह से चल रहे हैं। इसरो भी जो चल रही है, इसरो अब प्रॉफिट मेकिंग हो गई, क्योंकि अब वो कमर्शियल भी वो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं। लेकिन अगर जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं बनी थी तो उसको सहारा कौन दे रहा था चलाने के लिए? यही कम्युनिटीज दे रही थी ना, इनके ही टैक्स के पैसे दे रहे थे। ये मैं कह रहा हूँ ना कि हर कम्युनिटी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया में, हर स्टेट के लोग कुछ, बट मुस्लिम कम्युनिटी एट लार्ज कंट्रीब्यूट क्या कर रही है? इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हम भाई ये बोहरा कम्युनिटी को हटा दीजिए, दाऊदी बोहरा को हटा दीजिए, और वो इकलौती कम्युनिटी है मुसलमानों में जो मोदी को गाली नहीं देती, इकलौती कम्युनिटी जो मोदी को गाली नहीं देती, और वो इकलौती कम्युनिटी है जो कभी आपको शिकायत करते हुए, कंप्लेन करते हुए नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बाकी तो सबको शिकायत है। नहीं, मसला ये है कि इंडिया में जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, लीडरशिप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी है और प्रॉपर गाइडेंस या लीडरशिप नहीं है। आप देखिए हमारे, अनफॉर्चुनेटली बता रहा हूँ, किस तरह के लीडर्स को चुना जाता है। हमारे हैदराबाद में ओल्ड सिटी में एक बुड्ढा रहता है, गंदी गंदी गालियाँ, मतलब किसी लड़की को देखे, मुस्लिम लड़की, वो ऑनलाइन कुछ आउटस्पोकन बात कर रही है तो बोल देगा कि बेडशीट है, ये है, फला, गंदी गंदी गालियाँ एकदम। उसको लीडर बना के बैठे हुए हैं। उसके पोस्ट पे जाके बोलते हैं अरे भाई आप हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो लीडर सिलेक्शन ही हमारे पास गलत है। इंटेलेक्चुअल्स हैं या फिर जो वाकई में लीड कर सकते हैं, साइंटिस्टों को हम लीडर नहीं बनाते, प्रोफेसर्स को हम लीडर नहीं बनाते, लॉयर्स को हम लीडर नहीं बनाते। ठीक है, लीडर कैसे लोग? ऐसे जो चिल्लर, चापड़ और गंदे किस्म के लोग होते हैं, इनको समझते हैं। जो 4 गालियां दे रहा है, चश्मा लगाया हुआ है, काला चश्मा लगा के बैठा हुआ है, गंदी गंदी गालियां बक रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है, इनको हम लीडर समझते हैं। तो लीडर सिलेक्शन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास जो, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, दामाद वाला एटीट्यूड जो है ना, वो बैठा के खिलाना, स्पून फीडिंग, तो उसके अंदर एक ऐसा लगा कि भाई हम ही पावर ब्रोकर हैं, कि किंग मेकर हैं। अगर हम हाँ बोले तो हाँ, ना बोले तो ना। अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जो है बाकायदा एक वीडियो है, बोले कि जो है हम जिसे चाहते हैं हुकूमत में बिठाते हैं, जिसे चाहते हैं हम हुकूमत से गिरा देते हैं।
तो ये एक एटीट्यूड हमारा बना हुआ है कि भाई हम जिसे चाहते हैं उठाते हैं बिठाते हैं, हम किंग मेकर्स हैं, सबको हमारे पास हमारे कदमों में। आप एक अंदाज़ा लगाइए, सर एडवर्ड करके एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, खुद ज्यू थे, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ठहर के ऑब्जेक्शन किया था अगेंस्ट दिस क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल। तो इसराइल के अगेंस्ट उन्होंने बोला था, खुद ज्यू रह के, और उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया था वो ये दिया था कि इंडिया के मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे, इंडिया के मुसलमान नाराज़ हो जाएंगे। मतलब ब्रिटिश जो थे वो भी अपीज़ करते थे, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आई वो भी अपीज़ करती थी। मतलब ये जो अपीजमेंट में ऐसा हो गया कि भाई हम बस बैठेंगे और हमारा काम है बस बैठना और किंग मेकिंग करना, इसके अलावा कंट्रीब्यूशन और फिर ये जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं इसके ऊपर ना हमारा ध्यान गया है। अगर कोई इस तरह की बात भी करता है तो उसको या तो साइडलाइन कर दिया जाता है या तो गंदी गंदी गालियाँ दे के उसको जो है इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि उसकी फैमिली वाले खुद बोलते हैं यार तू इतनी गंदी गालियाँ क्यों सुन रहा है। तो थिक स्किन लोग बहुत कम हैं जो बोल्डली और आउटस्पोकनली बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे नहीं लगता कि ये बस ऐसे 2-4 साल में ख़त्म होगा। मैं तो समझता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स ने भी जो है इसके ऊपर गिव अप कर दिया होगा, बस वो लेके चल रहे हैं कि भाई कम्युनिटी है इनको लेके चलना है, ठीक है। अब आप देखिए इंडिया का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्लान है, ऑब्वियसली इंडिया हैज़ टू इंक्लूड द मुस्लिम्स माइनॉरिटी, इनको लेके चलना पड़ेगा, इनको आगे। मगर कम्युनिटी को भी चाहिए सोचना कि भाई जब इंडिया आगे जा रहा है तो हमारा भी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। तो ये चैलेंज तो है और गॉड नोस वेल कि ये चैलेंज कैसे पूरा होगा। एक कंट्रीब्यूशन है, इंडिया की जेलों में सबसे ज़्यादा मुसलमान है, ये एक अलग तरीके का कंट्रीब्यूशन है भाई, हम जेलों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये मैंने एक लॉयर से भी पूछा था जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने ये बात बताई है, ये रियलिटी है। तो उसके 2-3 कारण रीज़न उन्होंने बताए। एक तो इलिटरेसी ज़्यादा है और जो छोटे मोटे काम ज़्यादा करते हैं वो भी एक है, और तीसरा रीज़न ये है एग्रेशन। उन्होंने खुद ये बात बोली, खुद वो मुस्लिम लॉयर हैं और वो जो सलमान खुर्शीद साहब हैं इनके साथ भी वो काम करते हैं, तो उन्होंने ये खुद एडमिट की है बात कि बिकॉज ऑफ एग्रेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो ये है, चैलेंज है। रज़ाक भाई, आई नो आपको जाना भी है, सो थैंक यू वेरी मच कि आप आए, और होपफुली हम ऑनलाइन तो करते रहेंगे अब। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और स्पेशली आपका काम भी बहुत बढ़िया है। और मैं ऑडियंस से भी एक्सपेक्ट करूँगा, स्पेशली द मुस्लिम ऑडियंस, कि आप हमारी बातों को नेगेटिव में ना लें, आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से हम जो बात कर रहे हैं उसको सोचने और गौर व फिक्र करने की कोशिश करिए। बहुत धन्यवाद। थैंक जय यू। हिंद।